तो आज इसी का डिस्कशन है ना। देखो चलो, जिन लोगों को भी एस्टिमेशन वाला जो भी असाइनमेंट है, चाहे हमने क्या क्या पढ़ाया अभी तक, उसमें एस्टिमेशन हो गया और रिग्रेशन का भी कल डिस्कस किया था। थोड़ा सा अभी क्वेश्चन के थ्रू और डिस्कशन देखते हैं, कुछ रिक्वायर्ड होगा तो। अदरवाइज एस्टिमेशन और रिग्रेशन वाले क्वेश्चन देखो इसने भेजा एक, तो वो क्वेश्चन देखते हैं। ये 24 नंबर क्वेश्चन असाइनमेंट का है। तो क्या कह रहा है ये, कंसीडर द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल विथ एन रैंडम ऑब्जर्वेशंस और वाई आई जो है दैट इज बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस एप्साइलॉन आई, ठीक है। और आई 1 से n है, बीटा नॉट एंड बीटा वन आर अननोन पैरामीटर, x1 x2 xn ऑब्जर्व्ड वैल्यूड है रैंडम। रिग्रेशन मतलब वही x y जो पॉइंट्स हैं, सो रिग्रेसर वेरिएबल की। एंड एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन आई एरर रैंडम वेरिएबल विद मीन। देखो जो एप्सिलॉन आई है उसका मीन 0 है और एप्सिलॉन आई का वेरिएंस कितना है, अच्छा वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है हालांकि, लेकिन है ना वो देखो लिखा है ना कोवेरिएंस वाले में, जब आई जे इक्वल है तो मतलब वही है। तो कोवेरिएंस बिटवीन एप्सिलॉन आई एप्सिलॉन जे ये 0 है फॉर ऑल आई डिफरेंट देन जे। तो कहना चाह रहा है इंडिपेंडेंट है ना, ऑल एप्सिलॉन जो भी है वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा वैसे तो नहीं बोले, मतलब कोवेरिएंस 0 है, ठीक है, इंडिपेंडेंट मत बोलो। ऐसे क्या बोलना है कि कोवेरिएंस उसके बीच का 0 है, कोवेरिएंस 0 जरूर नहीं इंडिपेंडेंट है, बट कोवेरिएंस 0 है। ओके, फॉर रियल कांस्टेंट a1 a2 an आपको बता रखा है कि ये जो समेशन ai yi है ये है ना, i फ्रॉम 1 to n, ये क्या है, एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है बीटा 1 का। तो मतलब इसका एक्सपेक्टेशन लूंगा तो किसके इक्वल आएगी, बताओ भाई। तो ये बीटा 1 के इक्वल है। ओके, जरा खोलो इसको, तो समेशन को बाहर लाओ, i फ्रॉम 1 to n समेशन ai yi I from 1 to n, this is equal to beta 1. So अभी क्या होगा देखो, इसमें वेरिएबल क्या है, हाँ सही हो तो क्या समेशन ai 0 होना चाहिए, समेशन ai xi 1 होना चाहिए। i from 1 to n, हाँ तो ये ai बाहर आ जाएगा, बचेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ yi यहां से पुट कर लो, तो yi पुट करोगे आप तो आ जाएगा बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi प्लस एप्सिलॉन आई, दिस क्वांटिटी इज बीटा 1, राइट। मैंने क्या किया, ai को भी बाहर कर लिया क्योंकि कांस्टेंट है ai। रैंडम वेरिएबल क्या है यहाँ पे, y वेरिएबल है एंड एप्सिलॉन है, स्मॉल xi फिक्स नंबर, स्मॉल xi यहाँ रैंडम वेरिएबल नहीं है, स्मॉल xi ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है, नंबर्स हैं। तो यहाँ पे yi था, yi की जगह पुट किया, एप्सिलॉन आई वेरिएबल है जस्ट। तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से समेशन i फ्रॉम 1 to n, इसको मल्टीप्लाई करो, सो ai एक्सपेक्टेशन शिफ्ट करो अंदर, तो बीटा नॉट कांस्टेंट है, बीटा 1 भी मतलब पैरामीटर्स हैं वो, बट एक्सपेक्टेशन तो रैंडम वेरिएबल पे काम करता है, तो एक्सपेक्टेशन के लिए वो कांस्टेंट है। तो ये बीटा 1 xi भी ऐसा रहेगा, बट ये रैंडम वेरिएबल है, एप्सिलॉन आई आपका रैंडम वेरिएबल, वो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एप्सिलॉन आई क्या है, रैंडम एरर वेरिएबल है ना, एरर रैंडम वेरिएबल है। तो ये रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन 0 है, सो दिस इज बीटा 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब पहले टर्म बाय टर्म ओपन कर लो, तो एप्सिलॉन आई बीटा नॉट आई फ्रॉम 1 to n प्लस समेशन, तो देखो समेशन आई पे काम करेगा तो बाकी बाहर भी कर सकते हो, सो ai बीटा 1 xi i फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू बीटा 1, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, सो यहां से कंपेयर कर लो, तो बीटा नॉट समेशन ai i फ्रॉम 1 to n प्लस बीटा 1 एंड क्या हो जाएगा ai xi
सो ये ए आई एक्स आई फ्रॉम 1 to n, दिस इज बीटा 1। और अब क्या करो, यहाँ से कंपेयर कर लो। तो चूंकि बीटा 1 राइट में है, बीटा नॉट क्यों नहीं, उसका कोएफिशिएंट 0 होगा, तो कंपेयर करना है। तो बीटा नॉट का कोएफिशिएंट समेशन ए आई 0 हो गया, क्योंकि उधर बीटा नॉट नहीं है। वहां बीटा 1 का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ बीटा 1 का कोएफिशिएंट ये है। तो समेशन ए आई एक्स आई फ्रॉम 1 to n, दिस इज 1, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया, देखो ये ऑप्शन होगा। चेक करो। हाँ, एक्स आई ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज मतलब क्या होता है, फिक्स नंबर है वो। ठीक है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ, देखो ध्यान से लिखा है, एक्स आई रैंडम वेरिएबल है। यहाँ तुम ध्यान से देख सकते हो, वाई आई जो कैपिटल यूज किया है उसने। एक तो वो रैंडम वेरिएबल है, रैंडम ऑब्जर्वेशन वाई आई। चेक करो एक्स आई के बारे में क्या लिखा है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द रिग्रेसर वेरिएबल। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज नंबर्स हैं, स्मॉल एक्स साइज फिक्स नंबर है वो, जब दिया होता है ना 2.5 3.5 वैसा नंबर है, फिक्स किया हुआ है। तो एक्स साइज यहाँ पे कांस्टेंट है, तो एक्सपेक्टेशन इस पे काम नहीं करेगा, मतलब ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा एक्चुअली, इसीलिए। चलिए, तो नेक्स्ट जिनके डाउट्स, असाइनमेंट ओपन करता हूं। सर एक ये था कि ज्योमेट्रिक के अंदर मान लो थीटा 1 माइनस थीटा का ज्योमेट्रिक है, तो ये थीटा स्क्वायर का यूएमवी क्या होगा? हाँ, वो क्वेश्चन अभी जैम 2023 में भी वो कैलकुलेट करना है मुझे, नहीं। हाँ सर, बना ही नहीं, पता नहीं, मतलब मैं बहुत सारे तरीके लगाए, कुछ कुछ प्लस माइनस कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करके। एक बार ट्राई तो मैं भी किया था कि उसमें प्रॉब्लम हुई थी, वो चेक करना पड़ेगा। मैंने भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन लगा के बनाया पर बन ही नहीं रहा। एक मेरे को समझ आया था कि समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर लेते हैं, पर वो 1 बाय थीटा स्क्वायर बनता है। फिर वो यूएमवी में वो ऐसे रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते कंसिस्टेंट की तरह, तो फिर वो वहां पे भी गलत हो गया। सर प्लस एक और चीज थी, जैसे ऐसे वाले क्वेश्चन थे कुछ कि एक्स बार स्क्वायर किसी का सफिशिएंट एस्टिमेटर है, तो एक्स बार स्क्वायर प्लस 3 करके लिखा था, मतलब बेसिकली वो भी होगा क्योंकि प्लस 3 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना हमारे पे। हाँ, एक बार उसको देखते हैं, उसमें हमने ट्राई नहीं किया ना, मुझे करना पड़ेगा उसको। थीटा स्क्वायर ये बता दो, एक जो जैसे एक्सपोनेंशियल या डबल एक्सपोनेंशियल के पीडीएफ में यूएमवी आता है, तो फिर वो उसके लिए वो गामा टाइप बना के वो मतलब वो n-1 बन जाता है ना, समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? वो 1/x का हम मीन निकालते हैं। हाँ, वो वाला एक टाइप बता दो, मतलब ये कि मेरे को पता है, मैंने क्वेश्चन कर रखे हैं कि वो बनते ऐसे हैं, तो एक बार आप थोड़ा सा बता दो। तो क्वेश्चन बताओ, कौन सा क्वेश्चन, उससे थोड़ा क्लियर होगा। क्वेश्चन बताओ। एस्टिमेशन का ये पीडीएफ है ना अपना पीवाईक्यू वाला, उसमें क्वेश्चन नंबर 19 है जैसे। हाँ, वो देखता हूँ। तो ट्राई करते हैं, कुछ क्वेश्चन अगर आज रह जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जो लोग ट्राई करके आए वो डायरेक्ट डाउट बताओ, मैं ओपन करता हूँ असाइनमेंट। हाँ सर, वैसे करा तो है, मतलब क्वेश्चन बन गए मोस्टली लेक्चर्स के बाद। तो फिर भी कुछ है ना, अगर जिनका रह गया है तो जो ट्राई कर रहे हैं। हाँ यही है जिसपे ये लिखा है ना 2005 से। नहीं ये तो मेथड्स वाला है आई गेस। हाँ, तो जैम में यही रहा होगा, देखो जैम वाले में यही है। नहीं दो है सर, दो असाइनमेंट है, एक में सिर्फ मेथड्स वाले हैं, मतलब मेथड ऑफ एस्टिमेशन क्वेश्चन है, और एक में वो अलग है यूएमवी वगैरह वाले जो क्वेश्चन थे वो अलग है, मतलब 100 क्वेश्चन है, 50-50 में स्प्लिट है, दो पीडीएफ। पीवाईक्यू वाले, हाँ पीवाईक्यू के भी। एक गेट का होगा, एक अच्छा जैम का, ओ तो एक जैम का वो अलग है, वो अलग है। अच्छा
हाँ वही, ये मुझे भी बाद में मिला था, फिर मैंने आज करा बैठ के। ओके चलो ढूंढते हैं। तो ठीक है देखते हैं। ठीक है तो इस वाले में नहीं है, दूसरे वाले में है। तो दूसरे वाले में है, एक तो मुझे सर भेज दिया। तुमने मुझे तो भेजा है लेकिन हाँ ग्रुप में ठीक है, यहाँ पे कैसे ओपन होगा? तो यहाँ पे भी ड्राइव में नहीं है सर। ड्राइव में ऐड नहीं किया मैंने, ऐसा है क्या? तो देखते रुको, करता हूँ फिर, भेज दिया तो अच्छा ड्राइव में ऐड करना बाकी है, तो मैं ऐड करता हूँ अभी। हाँ तो चाहिए, पता नहीं कैसे कैसे खो जाता है। तो ग्रुप में भेजा हुआ है ना। सब मेथड एस्टिमेशन वाले हैं, तो देखता हूँ मैं। तो ठीक है, इसमें तो भेज तो दिया। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है बताओ, ग्रुप में ही देख लो इसमें, या तो ओपन करने के लिए मुझे फिर। सर मेरे को तो मैं 19 बोल रहा था। हाँ ठीक है 19 देखते हैं, 19 क्या कह रहा है। 19 कह रहा है कि तो लास्ट क्लास यही क्वेश्चन तो किए थे लास्ट क्लास, अच्छा 18 किए थे। 19 देखो, हाँ तो 19 जो है अभी मैंने ऐड तो किया, देखता हूँ पहुंचा है क्या। तो एस्टिमेशन 2 होगा, कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता है ये एक्चुअली, इसमें इतने सारे असाइनमेंट होगा ना। अपलोड किया था। हाँ ये आपने ग्रुप में भेजा था एक बार शायद। हाँ ग्रुप में ही भेजा होगा, तो इसमें नहीं भेजा होगा, हम मतलब ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे मेथड एस्टिमेशन नाम रखना चाहिए ना, तो मैंने रखा नहीं। ये सब तो वही है, ये तो वही वाला है। ठीक है, मैं अभी तत्काल इससे करता हूँ, क्योंकि नहीं तो मुझे फिर डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, 3-4 असाइनमेंट है अलग अलग ना, तो ठीक है इसमें पहले बताओ। तो इसमें या जो क्वेश्चन है वो स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं ग्रुप में। तो अभी जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं ना। 19 जो है, सो 19th क्वेश्चन है कि x1 x2 xn जो आपके पास है ना, xn ये जो है एक्चुअली ये रैंडम सैंपल कहाँ से लिया गया है, IID है, जिसका PDF आपको दे रखा है θ/2 e की पावर माइनस थीटा मॉड x। ठीक है, x रियल नंबर है और थीटा पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि द यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा इज। तो ऑप्शंस मॉड के टर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ आप एक्सपेक्टेशन ऑफ, जैसे ऑप्शंस क्या दिया था, मॉड या 1/, है ना। तो पहले तो कंप्लीट सफिशिएंट क्या आएगा यहाँ से, वो क्या रहा है, समेशन मॉड xi आ जाएगा। ओके, दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट। ओके, अब यहाँ से उसके बाद है ना, कंप्लीट सफिशिएंट हो गया। उसके बाद क्या है कि आपको अब इसमें ऑप्शंस देखना है क्या आएगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पहले मॉड x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा वो निकाल लो वहां से। अच्छा, तो मॉड xi का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा एक्सपोनेंशियल थीटा, है ना। ओके, तो समेशन ऑफ मॉड xi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, है ना।
तो जो एक्सपोनेंशियल था एन थीटा। ये गामा में अल्फा को 1 रखते थे तो 1 कॉमा थीटा था, तो ये हो जाएगा गामा n कॉमा थीटा। ठीक है, मॉड एक्स आई फ्रॉम 1 to n, ये गामा n कॉमा थीटा आ जाएगा। और ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा? तो यहाँ से मीन निकाल लेंगे। तो फंक्शन ऑफ, मतलब ये मान लो चलो t है ना मेरा, तो फंक्शन ऑफ t, तो यहाँ से तुम क्या जनरेट करना चाह रहे हो? तुम्हें किसका चाहिए? थीटा का ना? हाँ तो क्या, अरे तो ठीक, तो सीधा सीधा मीन यहाँ से दो चीजें हैं ऑप्शन के हिसाब से, या तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी थीटा के टर्म में आएगा या एक्सपेक्टेशन 1/t आएगा। तो ये फॉर्मूला लिखाया था ना एक बार ना, कि गामा अगर अल्फा बीटा है तो मीन कितना आता है। इसका क्या, ये कौन सा वाला तुमने लिया है? हाँ एक मिनट, तो ये जो जैसे मॉडेक्स का जो पीडीएफ है, मैं अगर टी के टर्म में लिखूं तो ये है थीटा e की पावर माइनस थीटा एक्स वाला, है ना। और अगर टी का मैं पीडीएफ लिखता हूँ तो ये कुछ वैसे ही बनेगा, थीटा की पावर n, एक्स की पावर n माइनस 1, ई की पावर माइनस थीटा एक्स, है ना, 1 गामा n, ये वाला बनेगा। तो t का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब t है ना, गामा है ना, हाँ, तो t का डिस्ट्रीब्यूशन ये बनेगा। तो यहाँ से ये t का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ से ये बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ t तो इजीली आ जाएगा n बाई थीटा आ गया। अब ये फॉर्मूला में लिखाया था एक्सपेक्टेशन ऑफ इसका भी, तो ये तो n बाई थीटा हो गया। और 1/t का क्या आता है? याद है ना, थीटा बाई, मतलब बीटा बाई अल्फा माइनस 1, तो थीटा बाई n माइनस 1 आएगा, ये ना। यस सर। ये प्रूव करना आसान, एक बार मैंने क्लास में प्रूव करके दिखाया था, कर भी सकते हो, इजी है। 1/t इंटू पीडीएफ लिख लो, फिर उसको गामा के टर्म में ही फिट कर लो, तो वो 1 हो जाएगा। तो ये तो हो गया, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तुम, तो तुम्हें क्या चाहिए? यूएम बी यू थीटा का चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ n-1 अपॉन t कितना आ गया? थीटा। हाँ सर। तो ये हो गया, और यहाँ से तो मिल गया ना, क्या दिक्कत है? तो n-1, तो लेमा-सेफी थ्योरम से फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर जो अनबायस्ड है वो UMBU ही है। सो n-1 अपॉन t इज UMBUE ऑफ थीटा। सर एक्चुअली पता है कंफ्यूजन क्या हुई, मेरे को भी समझ आया। मैंने इनवेरिएंस प्रॉपर्टी लगा ली इसमें, तो मैं वो सोच रहा कि n उधर भेज के रेसिप्रोकेट कर दूं, तो ये आंसर क्यों नहीं है? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं होता ना, यहाँ पे मीन में ऐसा नहीं होता। ठीक है समझ गया। तो अलग से एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो ये रिजल्ट है। तो अगर हम बात करें ना, ये हमारा, ये पहले भी मैंने लिखा था कि x अगर गामा अल्फा बीटा है, क्योंकि ये कई बार याद रखना आसान रहता है, वरना तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं पीडीएफ ये वाला लेके चलता हूँ, जैसे इस तरीके से है, तो हमारे पास अगर ऐसा रहेगा, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ यहाँ से जो x आता है वो अल्फा अपॉन बीटा आता है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x, तो ये प्रूव करना आसान है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम ऐसे करोगे 1/x टाइम दिस पीडीएफ, फिर उसको गामा बनाओ, तो 2-3 लाइन का ही है जो मैंने किया था। तो बताओ जी, क्या बताई थी? बीटा अपॉन अल्फा माइनस 1, ये ना, ठीक है जी सिद्धि, यही था ना आंसर। तो ये आ गया थीटा बीटा अपन 1। तो ये फॉर्मूला याद रखना आपको, आगे है ना कई बार ये यूज होगा इस तरह क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, तो बताओ जी, और इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर एक बार 25th का डी देखना। 25th का डी ग्रुप में है ना, वो पीडीएफ है, देख लो। तो 25th का डी ऑप्शन,
सर इसमें n स्क्वायर कट जा रहा है, पता नहीं मतलब जीरो नहीं हो रहा वेरिएंस। एक मिनट, 25 क्या बोल रहे हो? 25 में तो वो है कंसिस्टेंट वाला है। अच्छा नहीं 23, वो 2015 का बेसिकली मैं वो ऐसे ईयर वाला बोल रहा था। अच्छा ठीक है। वो हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? सर पता नहीं वैसा गलती हुई होगी कुछ, वो डी ऑप्शन चेक नहीं हो पा रहा है देखो, इधर से कुछ नहीं आ तो रहा। यहाँ पे है कि जो सैंपल है ये लिया गया है नॉर्मल थीटा कॉमा थीटा स्क्वायर से, तो सिंगल पैरामीटर है। और आपको बता रखा है कि T1 जो है, कि जो T1 है, ठीक है, सो वो तो बता रखा है T1 समेसन xi को कंसीडर करो और T2 समेसन xi स्क्वायर को कंसीडर करो, ठीक, इस तरीके से। तो T1 स्क्वायर बाई, देखो सिंपली यहाँ से बताओ मुझे, T1 अपॉन n हमने थ्योरम पढ़ा है, सो T1 अपॉन n विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट? तो E ऑफ x कितना है यहाँ पे? E ऑफ x1, सो थीटा आ गया। तो यहाँ से बताओ T1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू, क्योंकि ये इसका इनवेरिएंस प्रॉपर्टी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का, कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वर्क करेगा तो स्क्वायर ही उस टाइम। तो ये एक ऑप्शन तो यही तुम्हारा पहला वाला है। अच्छा अनबायस्ड पूछ रहा, नहीं कंसिस्टेंट नहीं पूछ रहा ना। ये ऑप्शन सी है एक्चुअली, है ना, सी है ये ऑप्शन। तो सी तो ओके है, मतलब सी ऑप्शन ट्रू है। और T2 अपॉन 2n, अब ध्यान दो यहाँ पे ये जो 1/n समेसन xi स्क्वायर विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट? हाँ, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो E ऑफ x स्क्वायर, ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा T2 अपॉन n, तो T2 अपॉन n विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू, यहाँ से EX स्क्वायर निकालो, तो वेरिएंस तुम्हारा थीटा स्क्वायर है, मीन तुम्हारा थीटा है, तो EX स्क्वायर कितना आ गया? वेरिएंस प्लस थीटा मीन स्क्वायर, 2 थीटा स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर दो, सो T2 अपॉन 2n विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा स्क्वायर, और इसीलिए डी भी करेक्ट हो गया। अब ये तो हो गया था हाँ, पर मैं जब वो वेरिएंस वाले वो उससे कर रहा था, जो मतलब वो प्रॉपर्टी लगाते हैं ना, हाँ, तो वो जीरो नहीं होता था बस। क्यों इतना समझ गया था लोगों ने, क्यों इतना टाइम खराब करना है, ये 2 लाइन में हो जा रहा है ना। तो हाँ, सिंपली वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर यूज करो और सिंपली आसानी से हो जा रहा है। तो ठीक है, बाकी हो गया ना। तो ये तुम्हें डाउट था मेनली, तो उससे क्यों उसके उतना टाइम मीन वेरिएंस निकालना, इतना टाइम वेस्ट क्यों करना? सिंपल दिख रहा है, इस फॉर्म में है, सैंपल मोमेंट के फॉर्म में है, तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगाओ, इजीली काम हो जाएगा। और बताओ इसमें कोई डाउट हो किसी को तो? 49 हाँ, यही क्वेश्चन ना 49 ना, लास्ट क्वेश्चन। थीटा क्यूब आ रहा है, ट्राई करता हूँ। एक बार हमें किसी बच्चे ने डाउट पूछा था बहुत पहले डाउट क्लास में, तो थोड़ी देर पहले, देखो ट्राई करते हैं, तो कल ट्राई अगर नहीं और कल करेंगे। इसमें क्या बोला हुआ है कि आपके पास जो क्वेश्चन है कि रैंडम सैंपल साइज 3 का है, तो x1 x2 x3 ये IID है विथ PMF दे रखा है थीटा 1 माइनस थीटा की पावर x, और x तो 0 1 2 डॉट 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 है। तो बोल रहा है कि t का बी द UMVUE ऑफ थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से तुम अगर ठीक है एक्सपोनेंशियल फैमिली में फिट करोगे, लाइक
ना, log लोगे तो वो आ जाएगा x, तो t बराबर क्या आ जाएगा, समेशन xi आएगा ना। तो दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट, दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट फॉर थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास t तो सैंपल साइज 3 है ना, तो साइज 3 का है, तो लाइक x1 x2 x3 बोल दो, इस तरीके से है। अब यहाँ पे क्या करना, तुम्हें थीटा स्क्वायर चाहिए ना, तो जैसे ऐसे डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन ऑफ टी निकालोगे तो थीटा का टर्म कितना आएगा, ये बताओ। तो क्यू बाई टी होता है ना, तो वन माइनस थीटा बाई थीटा, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, जीरो से स्टार्ट वाले में क्या होता है, क्यू बाई पी। नहीं ये अभी अभी अच्छा ये अच्छा अभी तो मैं इसका एक मिनट, तो यहाँ से t तुम्हारा क्या है, समेशन एक्स आई, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर तुम निकालोगे तो नेगेटिव बाइनोमियल 3 कॉमा वहाँ q की पावर x इंटू पी है ना, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ t नेगेटिव बाइनोमियल में आर क्यू बाई पी, ये कह रहे हो ना। सो आर क्यू हो गया 1 माइनस 46, क्या कह रहा है कि तो आपके पास x1 x2 x3 x4 है ना, ये जो 4 है ना, x1 x2 x3 x4, ये रैंडम सैंपल है साइज 4 का फ्रॉम नॉर्मल थीटा 1, ठीक है। और इसको म्यूट कर लो, आवाज आ रही, हाँ। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x बार आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। जी थीटा दे रखा है तुम्हें, थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा and L theta be the Cramer-Rao lower bound on the variance of unbiased estimator of G theta। तो L थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, ये इसने अलग से डिफाइन किए थे ना, मतलब ये क्रैमर-राव लोअर बाउंड है फॉर द वेरिएंस ऑफ G थीटा, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ G थीटा। तो इसका फॉर्मूला था हमारे पास कि इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, कितना हो गया 2 थीटा प्लस 2, तो ये हो गया स्क्वायर होता है ना 4 टाइम थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन आई थीटा। तो ये तो चलो 4 थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर, ये नॉर्मल में कितना आता है, क्योंकि वो तो थीटा के लिए जब निकालते थे कितना आता था, नॉर्मल के लिए क्रैमर और लोअर बाउंड कितना आता है, जो एक्स बार का वेरिएंस आता है कितना आता है, सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो 1 बाई एन, ठीक है ना, तो ये 1 बाई एन आता होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया ना, यहाँ पे 4 टाइम थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर बाई एन, ये तो क्रैमर और लोअर बाउंड हो गया जी थीटा के लिए। अब क्या पूछ रहा है आपसे वो, एन आपका क्या है, यहाँ पे एन तो सैंपल साइज 4 ही है, तो यहाँ पे जो क्रैमर और लोअर बाउंड एन को 4 रख दो, तो ये हो गया थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो बोल रहा है यही बोल रहा है, तो वो ओके है, क्योंकि एन मेरा 4 है, सैंपल साइज 4 है, तो एन को 4 रख देंगे, तो ठीक है। दूसरा बोल रहा है एक्स बार प्लस ई एक्स बार इज सफिशिएंट स्टेटिस्टिक्स फॉर थीटा। तो ये बताओ कि जो हमारे पास क्या बोलते हैं, एक्स बार तो यहाँ पे आएगा सफिशिएंट फॉर थीटा, है ना, लेकिन एक्स बार सफिशिएंट है थीटा के लिए, और ये दिख रहा है 1 1 फंक्शन, ये हो जाएगा नहीं, एफ डैश एक्स निकालोगे कितना आएगा, मतलब अगर मैं टी का फंक्शन बोल रहा हूँ ना, ये तो ये तुम्हारे पास आ गया 1 प्लस ई की पावर एक्स, है ना, जो पॉजिटिव ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो कह रहा है कि एक्स बार प्लस ई की पावर एक्स बार है, एक्स बार इसका सफिशिएंट होगा, हाँ और 1 1 है ये, हाँ वही कह रहा हूँ, तो ये 1 1 फंक्शन है ना, 1 प्लस ई की पावर, मतलब अगर तुम कोई फंक्शन एच एक्स ले लो, एक्स प्लस ई की पावर एक्स, तो एच डैश एक्स निकालोगे 1 प्लस ई की पावर एक्स पॉजिटिव है, तो ये 1 1 फंक्शन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक्स बार सफिशिएंट है थीटा के लिए, तो 1 1 फंक्शन भी सफिशिएंट होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज सफिशिएंट फॉर थीटा, तो ओके है ये भी। बी सी ऑप्शन कह रहा है कि
1 प्लस एक्स बार होल स्क्वायर यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो इसका वेरिएंस निकाल लेते हैं। सर जैसे अब यही था तो मैंने मतलब ऐसे चेक करा था कि पहले एक्सपेक्टेशन ही निकाल के देख ली, तो ये अनबाइस्ड ही नहीं आ रहा ये एक्चुअली में। अच्छा, हाँ पहले तो अनबायस्ड चेक करना चाहिए, तो अनबायस्ड चेक कर लो पहले तो मैं फिर इसके आगे इसलिए नहीं बढ़ा, यही पूछ रहा था मैं आपसे कि मैंने यही देखा पहले तो कि अनबाइस्ड ही नहीं है तो यूएमवी कैसे होएगा। कैसे डिसाइड किया वन बायस नहीं है, तो इसका डिसाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ 1 प्लस एक्स बार प्लस ई ऑफ 1 प्लस एक्स बार होल स्क्वायर, यही ना, मतलब ई ऑफ एक्स स्क्वायर टाइप का हो गया ना ये, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ वेरिएंस एक्स प्लस मीन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका वेरिएंस क्या आएगा, तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, वन का वेरिएंस 0 सिग्मा स्क्वायर बाई एन, और वहां से ओपन करोगे 1 प्लस ई एक्स बार कितना होता है, जो ई एक्स होता है, ई एक्स कितना थीटा था, ये होल स्क्वायर आ गया। तो ओके, तो ये आ गया सिग्मा स्क्वायर बाई एन प्लस 1 बाई थीटा का होल स्क्वायर, है ना, चेक कर लो एक बारी। तो ये वो सिग्मा स्क्वायर बाई एन और आगे आ गया 1 प्लस, क्योंकि E1 ई एक्स बार थीटा ही आएगा, मीन थीटा है, तो होल स्क्वायर। और यहाँ पूछ रहा है तुमसे ये कि ये यूएम वी हुई है जी थीटा का, जी थीटा क्या है, जी थीटा का पूछ रहा है ना, थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। तो अगर यूएम वी होगा तो उसके लिए एन मेरा कितना है, 4, तो एन मेरा 4 है, सिग्मा स्क्वायर कितना है 1 है, तो इसको जरा ओपन करो कितना आता है, सर थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस 5/4 आएगा। ओके, तो ये टर्म एक्स्ट्रा है। तो ये हमारा थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा आता तो कुछ होता है ना, हाँ वही ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है ना इसमें। तो सी तो अनबायस्ड ही नहीं है, तो यूएम ही तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और सिंगल करेक्ट बेसिकली हाँ यही है फिर। मैं कह रहा हूँ सिंगल करेक्ट था ना ये क्वेश्चन, तो फिर मिल गया मतलब मैं आंसर। हाँ, कौन सा फॉल्स पूछा है आपसे ऑप्शन में, फॉल्स पूछा ना उसने, तो हाँ। फॉल्स पूछा तो यही करेक्ट ऑप्शन हो गया। और नेक्स्ट है वेरिएंस ऑफ ये ज्यादा होगा, तो क्योंकि ये अनबायस्ड है वो, अब वो क्रैमर और लोअर बाउंड सेटिस्फाई वो एस्टिमेटर करेगा जो अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो सेटिस्फाई इन द सेंस कि क्रैमर और लोअर बाउंड जो बाउंड उसकी वैल्यू ज्यादा होगी क्रैमर और लोअर बाउंड से जब वो अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, उसके लिए बाउंड है, इन जनरल बाउंड नहीं है। तो ये हो सकता है ऑप्शन ट्रू हो, मतलब ऐसे ट्रू हो फॉल्स हो, क्योंकि उसके लिए चेक करना पड़ेगा तुम्हें, है ना, तो वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तो ठीक है, वेरिएंस भी इसका निकाल सकते, निकाला था हमने वेरिएंस इसका, अच्छा इसका वेरिएंस निकाल सकते हैं, ओपन करके आ जाएगा, पता चल जाएगा क्या है। तो ठीक है, ऐसे फॉल्स ही चुनना है, तो सी हो गया। हाँ, तो क्या डाउट है तुम्हें, हो गया क्लियर कि नहीं, अब अलग से वेरिएंस निकालना पड़ेगा। बाकी लोगों को कोई डाउट नहीं है, एस्टिमेशन के सारे असाइनमेंट हो गए, पूरे 3-4 असाइनमेंट थे, सब हो गए, मेथड वाले तो इसमें हो गया मतलब, ओके। तो ये तो एक्चुअली है ना, हाँ सर इंट्रेंस में ये एक चीज है अच्छी, मतलब कि जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो बन ही जाएगा, या तो होएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे कुछ खास थ्योरी तो है। हाँ जैसे मैथ वाले कुछ बच्चे उनको है ना, जो मैथ बैकग्राउंड के है तो उनको शुरू में ही डर लग जाता है, वैसे एस्टिमेशन छोड़ देते हैं बेचारे, और वरना जो थोड़ा अफोर्ड करके सीख लिया तो आसान है एक्चुअली। चलो तो वो असाइनमेंट ओपन करते हैं फिर, एस्टिमेशन वाले बताओ। हाँ सर उसमें भी है तो डाउट बहुत फॉलो करो। ठीक है, तो एस्टिमेशन का क्या है, अब वो वाला आ गया जो टूल है ना, ये अब ये मैंने ऐड कर दिया है, तो ये वाला वो होगा जो मिसिंग था। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन अभी कल डिस्कस करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन असाइनमेंट का है। तो अभी तुम्हारा ये ओपन करें,
सर एक मेरे को आपसे वो क्वेश्चन पूछना था, अगर आप व्हाट्सएप खोलोगे ना, मैंने आपको बहुत मतलब पहले भेजा था जब आपने इंफ्लुएंस शुरू करा था ना, तो भेजो, दोबारा भेजो। वो नॉर्मल में वैसा क्वेश्चन पूछता है, वो ऑब्जर्व्ड मीन कुछ दे देता है और फिर एक्स की ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे देता है, तो मतलब फिर पता नहीं कैसे एमएलई डिसाइड कर लेते हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट टाइप बता दो। तुम क्वेश्चन भेजो, पता चलेगा। सर भेजा हुआ है। हाँ, एक मिनट। तो इसमें कौन सा डाउट है? इसी में ही है सर वो बोल रहा है इसी में का क्वेश्चन। अच्छा, इसी में है ना वो? हाँ, इसी में, हाँ वो पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है, 2011-12 कुछ टाइम का, आई गेस। एक बार बताओ, पहले बताओ इसमें देखो एक बार क्वेश्चन कौन सा डाउट है, बताओ मुझे सीधा। सर बस एक सेकंड सर्च कर रहा हूँ। सर क्वेश्चन नंबर है 11, 2009 का क्वेश्चन, यही है ना? हाँ यही है। तो सर रुको रुको, ये पहले कर लेते हैं। देखो, तो ये कह रहा है कि तुमसे कि observed value of the mean of the random sample from normal θ1 distribution is 2.3। तो मतलब observed value of the mean of the random sample, तो x बार की observed value 2.3 है। if the parameter space is this, so थीटा की वैल्यू 0 1 2 3 है। parameter space है set of all possible value of parameter, then the maximum likelihood estimator of theta is। तो मेरे भाई यहाँ पे एमएलई का डेफिनेशन याद करो। तुम्हें कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि एमएलई का डेफिनेशन याद नहीं है, याद है तो समझ नहीं है उसकी। एमएलई का डेफिनेशन बताओ मुझे। ये बच्चे पढ़ तो बुक में सब लेते लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते। तुम एमएलई का डेफिनेशन बताओ मुझे कोई। वो थीटा को जिसको लाइक्लीहुड फंक्शन, जिसके लिए वो लाइक्लीहुड फंक्शन है, वो मैक्सिमम थीटा कहाँ से आएगी? थीटा कहाँ से आएगी? डोमेन से। और डोमेन क्या होता है उसका? पैरामीटर स्पेस। तो एमएलई इन्हीं में से एक ट्रू हो सकता है, या तो एमएलई 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। इन चार में से ही एक एमएलई होगा। ये 2.3 कभी एमएलई नहीं बन सकता। एमएलई जो होगा वो पैरामीटर स्पेस से ही आएगा। पैरामीटर स्पेस लाइक्लीहुड फंक्शन का डोमेन है। तो डोमेन का ही कोई पॉइंट होगा जिसपे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन करेगी। तो यहाँ तुम्हें इन चार में से डिसाइड करना है कौन सा एमएलई है, ये चीज है। तो देख लो इन चार में से किस पॉइंट पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम आंसर देगा, दैट्स ऑल। और ये सिंगल रैंडम वेरिएबल है, तो सिंगल रैंडम वेरिएबल में लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा? जो पीडीएफ है ना? चेक करो जरा। हाँ बोलो। तो क्या आंसर होगा बताइए, कोई बताओ मुझे, इसका आंसर क्या आएगा? सर इसका 2 होगा। 2 होगा ना? ओके। सो सिंपल, आपको देखना है किस पॉइंट पे लाइक्लीहुड मैक्सिमम है, दैट्स ऑल। तुम्हें बता रखा है कि x बार जो है उसकी वैल्यू 2.3 है। अच्छा, तुम अगर ये सोचो कि जो, अच्छा आज ही 6 to 7 में डिस्कस तो कर रहे थे क्वेश्चन उस टाइप का, जहाँ म्यू नॉट से ज्यादा है म्यू नॉट से कम है। 6 to 7 आज ही डिस्कस किया हमने कि x बार कब नॉर्मल में एमएलई होगा, x बार कब नहीं होगा एमएलई। तो ये 2.3 है फॉर एग्जांपल, है ना? तो जैसे इसके आगे कोई नंबर 3 होगा और 7 गैप, इधर 2 है ना? इधर जैसे 1 है, इधर 4 है, तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है? 2.3 के अबाउट। तो एमएलई 2.3 होता कब? अगर वो पैरामीटर स्पेस में होता। सो मेरा जो लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ पे है वो है 1/√2π
सिंगल पैरामीटर है ना, तो 1/√2π e की पावर -12 x माइनस थीटा होल स्क्वायर। तो ये फंक्शन मैक्सिमम है x इज इक्वल टू थीटा पे, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू x जो है, तो ये x इज इक्वल टू थीटा पे मैक्सिमम हो गया। थीटा इज इक्वल टू x, इसका ml होता है, सिंगल सैंपल है। तो अगर मोर देन वन सैंपल है तो थीटा इज इक्वल टू x बार के लिए ये फंक्शन मैक्सिमम होता है, लाइक्लीहुड फंक्शन। लेकिन x बार ml तब होगा जब उस पैरामीटर स्पेस का पार्ट होगा। तो पैरामीटर का पार्ट तो है नहीं, तो आपको देखना है कि इनमें से किस पॉइंट पे जो पीडीएफ है नॉर्मल का वो मैक्सिमम आंसर देगी। तो तुम अलग अलग पॉइंट पे फाइंड करके देख लो, चाहो तो ये भी कर सकते हो। तो सिंपल देखोगे तो जो मीन के सबसे क्लोज नंबर है ना, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो ये अगर म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है फॉर एग्जांपल, तो जैसे यहाँ म्यू +1 पे जो वैल्यू आएगी और म्यू -1 पे वो सेम आएगी, है ना। तो जैसे यहाँ 2.3 है, तो 2.3 के आगे है 7 और 2.3 के पीछे है 2 और ये 2.3 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो कौन ज्यादा क्लोज है इसके? 2। तो 2 पे वैल्यू ज्यादा होगी ना, क्योंकि बाकी 2 पे हाईएस्ट, उसका नीचे जा रही है। जितना दूर जाएगा वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, जितना दूर जाएगा उतनी कम होती जाएगी, और वो सिमेट्रिक है। तो जैसे 2 पे जो वैल्यू आएगी और मैं बोलूं कि 2.6 पे जो आएगी सेम आएगी। अगर 2.6 यहाँ पे होता है एमएलई में, तो 2.6 भी एमएलई हो जाता। अगर इसमें बोल रहा हूं 2.6 ऐड कर दे एक और पॉइंट उस केस में, तो क्योंकि दोनों पॉइंट में सेम ही वैल्यू आ जाएगी फिर तो, क्योंकि 3 पॉइंट पीछे 3 पॉइंट आगे सेम ही, तो सिमेट्रिक है ना 2.3 के अबाउट। तो ये है, क्लियर हुआ भाई कि नहीं? तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन जानने की जरूरत है कि मुझे देखना है इनमें से किस पॉइंट पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम है। सिंगल ऑब्जर्वेशन है तो पीडीएफ ही लाइक्लीहुड है मेरा। अब यहाँ पे 2.3 जो है वो मीन है। अगर सिंगल रैंडम वेरिएबल तो x ही 2.3 है समझ लो। अगर मोर देन हुआ ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अगर x बार तुम 2. तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x बार किसका एस्टिमेटर है? थीटा का। तो थीटा इसका मीन है, तो x बार 2.3 है थीटा की जगह। तो 2.3 पे मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन चूंकि 2.3 सबको उसमें नहीं है, पैरामीटर स्पेस में नहीं है, तो 2.3 कैन नॉट बी द एमएलई। तो क्या होगा एमएलई? तो इनमें ढूंढो ऐसा कौन सा नंबर है जिसपे पीडीएफ मैक्सिमम हो जाए। तो ग्राफ आइडिया है तुम्हें, तो जो इसके क्लोजेस्ट नंबर होगा उस पे मैक्सिमम आंसर होगा एक्चुअली। क्योंकि जितनी दूर जाएगी, चाहे राइट साइड में दूर जाए लेफ्ट साइड में दूर जाए, पीडीएफ घटती जा रही है इस तरीके। ठीक है भाई साहिल? हाँ, तो यहाँ बस क्या करना है आपको, देखना है कि जब भी एमएलई आएगी पैरामीटर स्पेस से ही आएगी, उसके बाहर। तो ये तो ऐसे ही बाहर हो गया, ये देख के पता चल गया ये एमएलई नहीं हो सकता, ये है। ओके, सर इधर यहाँ पे 2.3 की जगह 2.9 होता। कहाँ पे? सर जो मीन दिया हुआ है गिवन, हाँ ये 2.9 होता। तो फिर इसका एमएलई क्या होता? हाँ सोचो, 2.9 के क्लोज कौन सा नंबर है आप इसमें? सर 3। तो 3 होता है एमएलई फिर, क्योंकि 2.9 पे पीक बनेगी ना, फिर उसकी पीक 2.9 पे है। तो जैसे अगर मैं रफली ग्राफ बना रहा हूं तो ये 2.9 है, तो इसके क्लोज नंबर कौन है? 3 है। 2 तो दूर चली गई तो उसमें वैल्यू कम आएगी। तो हमें देखना है किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी, जो आपकी पीडीएफ है वो, या ज्वाइंट पीडीएफ है वो। ज्वाइंट पीडीएफ तो लाइक्लीहुड फंक्शन है, सिंगल रैंडम वेरिएबल में पीडीएफ ही लाइक्लीहुड फंक्शन है। तो उस केस में 3 होता। अगर ये 2.9 वहां होता तो आंसर 3 होता फिर। ये है। चलिए तो नेक्स्ट बता भाई। सर फोर्थ सर थर्ड वाला बता दीजिए, थर्ड वाला। एक करके, तो थर्ड फोर्थ। थर्ड है फाइंड द एमएलई ऑफ म्यू एंड सिग्मा, थीटा एंड सिग्मा दोनों। दो एस्टिमेटर है और दोनों का एमएलई निकालना है हमें, है ना। सर एक बार एक्सपेक्टेशन ऑफ x और x² दोनों निकालना पड़ेगा क्या? एमएलई निकालना है तो एमएलई के लिए एक्सपेक्टेशन चाहिए होता है क्या? सर मेथड ऑफ मूवमेंट भी दिखाया ना। अच्छा ओके, हाँ तो मेथड मोमेंट के लिए फिर निकालना पड़ेगा आपको कि देखना है कि किस एस्टिमेटर की वैल्यू
तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दो है ना, आप EX निकालो और EX स्क्वायर निकालो, इन दोनों से ही आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ठीक। इसका लाइक्लीहुड लिख के दिखा दीजिए बस। लाइक्लीहुड इज दिख रहा है 1/σ की पावर n। देखो मैं करता हूँ इसको, तो एक ही क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं हो रहा है एक ही क्वेश्चन पूछो, कुछ शर्माना नहीं है उसमें, सीखना है तो यहाँ पे तो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखूं, तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, अच्छा यहाँ दो वेरिएबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा और सिग्मा दोनों का फंक्शन होगा वही प्रोडक्ट ऑफ ज्वाइंट 1/σ e की पावर माइनस xi माइनस थीटा अपॉन सिग्मा, ये हो जाएगा i फ्रॉम 1 to n। अच्छा यहाँ ध्यान देना, ये भी देखो x जो है xi मोर देन थीटा भी है, तो ये फंक्शन है, तो ये डोमेन का पार्ट है, तो यहाँ पे एक्चुअली थीटा का तो इधर से ही आ जाएगा, जब भी सपोर्ट में कोई पैरामीटर हो तो वहीं से तुम्हें एमएलयू दिख जाएगा। तो यहाँ पे तुम अगर चेक करोगे तो यहाँ से क्या होगा कि थीटा लेस देन ईच xi है ना, तो क्या होगा बोलो भाई। तो इसमें इक्वलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे तो लिख सकते हैं ऐसे तो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा लेस देन इक्वल टू xi, अगर इक्वल दे दिया तो थीटा कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा, फॉर ऑल i है तो इंटरसेक्शन क्या होगा इसका, सिग्मा xi जैसा। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, और उसके बाद तो यहाँ पे थीटा का जो रेंज है तुम्हारा, वो थीटा क्या था, है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तक तुम्हारा ये थीटा की वैल्यू होगी, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे तो थीटा कॉमा सिग्मा आ गया 1/σ की पावर n e की पावर माइनस 1/σ समेसन xi माइनस थीटा और i फ्रॉम 1 to n, ये ना। तो देखो ध्यान से, अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या लगता है, क्या आएगी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, थीटा के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे इसका तो इसको डिफरेंशिएट अलग से बाहर करोगे तो इसके माइनस बाहर है, माइनस यहाँ से पॉजिटिव आएगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। मतलब बोल रहा हूँ कि डेल एल अपॉन डेल थीटा पॉजिटिव आएगा फॉर ऑल थीटा, चेक करके देखो, तुम डिफरेंशिएट करो इसको थीटा के रेस्पेक्ट में, तो e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव वही रहता है, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, अपने एंड पॉइंट पे, तो उस तरीके से होगा। तो यहां से थीटा का एमएलई आ जाएगा, एमएलई ऑफ थीटा एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगा, ठीक है। अब सिग्मा के लिए तुम सिग्मा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और जीरो पुट करो तो उससे आ जाएगा, और अगर उसमें थीटा आया मान लो आंसर में, अगर सिग्मा के एमएलई में थीटा भी इन्वॉल्व है तो एमएलई में एस्टिमेटर में कभी भी पैरामीटर नहीं होता, तो उस पैरामीटर की जगह तुम एक्स बॉर्न रख देना, फिर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स रख देना, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है सर। और मेथड मोमेंट स्टैंडर्ड बताइए आपको, EX निकालो, x बार के इक्वल रखो, EX स्क्वायर निकालो यहाँ से, और 1/n समेशन xi स्क्वायर के इक्वल रखो, सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। ओके हाँ, नेक्स्ट कौन सा, फोर्थ था ना, तो थर्ड हो गया, फोर्थ। सर मतलब ये मैंने किया तो है, बस इसलिए बता रहा हूँ, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 10 दिखा है मुझे, इसका मतलब यही है कि हमको y = x - 10 मान के फिर उसका वैल्यू निकालना है। नहीं भाई, वो सब क्यों करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो ना एग्जैक्टली, वो नंबर कौन सा आ रहा है, किसके इक्वल है ये। हाँ सर, बेसिकली वो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी वाला यूज करना है। अरे मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, प्रोबेबिलिटी तुम निकालो ना, ये जी थीटा है एक्चुअली, ये तो जी थीटा ना लिख के इसने ये लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या है, 10 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेट कर लो ना इसको, e की पावर में -10 थीटा, हाँ तो e की पावर -10, अच्छा ये तो है ना 1 - CDF हो जाएगा, तो e की पावर -10 थीटा आ गया, तो वो जी थीटा जो होता है वो e की पावर -10 थीटा हो गया मेरा, उससे मतलब थोड़ी प्रोबेबिलिटी से मुझे कुछ,
ये है e की पावर माइनस टेन थीटा, नंबर है, ठीक है। बस अब क्या करना है, मुझे इसका एमएलए चाहिए, तो थीटा का एमएलए निकालो और फिर e की पावर माइनस टेन थीटा है, तो थीटा का एमएलए मान लो x बार आया, तो इसका आंसर आ जाएगा e की पावर माइनस टेन एक्स बार। ठीक है। मतलब इसका कोई वो नहीं है कि तुम x माइनस टेन को क्यों y जूम करो, उतना क्यों कैलकुलेशन करोगे। ये एक्सपोनेंशियल थीटा है तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे e की पावर माइनस टेन थीटा। अब हमें पता है इनवेरियंस प्रॉपर्टी एमएलई का कि अगर t एमएलई है थीटा का तो gt एमएलई होगा g थीटा का फॉर एनी फंक्शन g। ठीक है, तो सही सवाल का देखें। सेवेंथ, भेज दिया मैंने उसे। ठीक है। x1 x2 xn जो है रैंडम सैंपल है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मीन 1 बाई लैम्डा है, मतलब मीन 1 बाई लैम्डा। तो कह रहा है एमएलई ऑफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर से वही सेम ही कॉन्सेप्ट हो गया, तुम यहां से लैम्डा का एमएलई तो निकाल लोगे और इसका मीडियन कितना आता है एक्सपोनेंशियल में 1 बाय थीटा log 2, मतलब 1 बाय लैम्डा log 2, लैम्डा का एमएलई यहां पे बनता है x बार आएगा, क्योंकि मीन 1 बाय लैम्डा वो वाला होगा ना मीडियन। तो सर ये b हो जाएगा ना 1/1 x बार log 2, तो x बार ऊपर गया। ठीक है, तुम्हें समझ आया कि नहीं भाई। थोड़ा सही समझ आया। जो पिछला क्वेश्चन था वो ऐसे ही हो गया ये भी, कि आपको जैसे वहां पे प्रोबेबिलिटी x मोर देन 10 g थीटा है, तो यहाँ पे जो है मीडियन जो आएगा आपका वो g थीटा है, मीडियन इज g थीटा। अब जो भी थीटा का एमएलई आएगा g, हाँ ये पूछना था, जैसे सफिशिएंसी में हमको फंक्शन में मोमेंट चेक करते हैं और एमएलई में रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बताओ और कोई डाउट इसमें है तो बताओ। सर सेकंड वाला में तो कंफ्यूजन है। सेकेंड वाले में कंफ्यूजन है, चलिए सेकेंड वाले पे आते हैं। तो यहाँ देखिए जब भी सपोर्ट में पैरामीटर, आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स आई, थीटा मोर देन ईच एक्स आई, तो क्या आएगा, थीटा मोर देन क्या, सर x nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ ध्यान दो, माइनस थीटा लेस देन एक्स आई, तो माइनस थीटा लेस देन व्हाट, कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा सर x1, तो माइनस थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो थीटा मोर देन इक्वल टू माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये आएगा। अब यहां से आया था थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, वहां से आया थीटा मोर देन इक्वल टू माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो मान लो थीटा मोर देन k1, थीटा मोर देन k2, इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या है, थीटा मोर देन k1 एंड थीटा मोर देन k2, इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या है। सर k2 से बड़ा है बेसिकली। नहीं तुम्हें क्या पता k2 बड़ा है, हाँ k1 k2 में कोई रिलेशन नहीं है ना, तो मैक्सिमम ऑफ k1 k2, ठीक। तो यहाँ फाइनली जो लाइक्लीहुड फंक्शन आप लिखेंगे उसका डोमेन आएगा थीटा बिलोंग्स टू इंटरवल आएगा मैक्सिमम ऑफ माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कॉमा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टू इंफिनिटी। और ये दे रखा है, मैं लिख के बता देता हूँ, वैसे ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सर भाई ये 4 आ जाएगा फिर, क्योंकि वही मैक्स बनेगा। तो यहाँ पे क्या है देखो, फिर से मैं लिख रहा हूँ, तो हम जब लाइक्लीहुड फंक्शन लिख रहे होंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स आई, है ना, एक्स आई तो ऊपर ही है, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस समेशन एक्स आई, e की पावर थीटा, e की पावर माइनस थीटा की पावर n, ये लाइक्लीहुड फंक्शन आएगा। प्रोडक्ट लेंगे ना, प्रोडक्ट लेंगे तो e की ऊपर एक्स आई तो एक ही जगह है, तो ये आया। अब यहाँ पे ईच एक्स आई जो है, तो हमारे लिए एक्स आई इंपोर्टेंट नहीं रहा, अब हमारे लिए थीटा इंपोर्टेंट है, क्योंकि थीटा डोमेन है इसका। तो हमें थीटा का यहाँ पे रेंज ढूंढना है, जो लाइक्लीहुड फंक्शन का डोमेन जिसको बोलेंगे हम, है ना, फंक्शन का डोमेन होता है एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो मुझे वो थीटा का रेंज ढूंढना है। तो अब यहाँ से देखोगे आपकी माइनस थीटा, ये चलो ऊपर से स्टार्ट करता हूँ मैं, यहाँ से आप देखोगे माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू एक्स आई लेस देन इक्वल टू, मतलब थीटा के बारे में सोचो, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू एक्स आई फॉर ऑल आई, तो माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, एंड यहाँ से थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स आई, थीटा के बारे में सोचो, थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ थीटा के बारे में सोचना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये आ गया। तो थीटा मोर देन इक्वल टू माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर साइड, थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर। अब इसका कॉमन सॉल्यूशन चाहिए मुझे, दोनों एंड है बीच में। सो थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम इन दोनों में से जो भी आएगा, -x1, xn, इन दोनों नंबर में जो भी मैक्सिमम होगा वो होगा। अब तुम्हारा एग्जांपल देख लो यहाँ पे चाहो तो तुम, तो अच्छा इसके बारे में सोचो जरा। तो थीटा का रेंज क्या है यहाँ से देखो, तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन है जब थीटा बिलोंग्स टू इंटरवल वो मैक्सिमम ऑफ माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अप टू इंफिनिटी, ये आ गया। ये तुम्हारा डोमेन आ गया, किसका डोमेन? लाइक्लीहुड फंक्शन का। ये लाइक्लीहुड फंक्शन है। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ एल डैश थीटा निकाल के देखो आप, इसको डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसका कुछ नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, यहाँ डिफरेंशिएशन होगा। तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x², इसको डिफरेंशिएट करो, ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये आएगा आपका नेगेटिव। तो लाइक्लीहुड फंक्शन नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। दिस इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इस डोमेन पे डिक्रीजिंग है, तो व्हाट डू यू थिंक किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगा इस इंटरवल में? बताओ। हाँ, तो यहाँ पे जो इंटरवल की जो लोएस्ट पॉइंट है उस पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो एल थीटा इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू दिस, क्या है ये? मैक्स ऑफ माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स nth ऑर्डर स्टैट्स। अब यहाँ देख लो, n आपके पास 4 है, मतलब सैंपल साइज 4 का है, तो इन चारों में आप ये वैल्यू निकालो जस्ट, मैक्स ऑफ, बताओ इनमें से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू कितनी है? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? -4। उसका, अब यहाँ पे उसका नेगेटिव लेना है, जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगा उसका नेगेटिव लेना है, तो ये हो जाएगा 4। इसमें nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कौन सी है, मतलब फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कौन सी है? तो ये हो गई मैक्सिमम सबसे 3। अब 4 और 3 का मैक्सिमम देखना है आपको, कौन सा इन दोनों में? 4 मैक्सिमम दोनों का, तो आंसर इज 4। इन दोनों का लार्जर कौन सा है? 4 और 3 में मैक्सिमम कौन सा है? तो इसका आंसर 4 है। सर अगर ये LS2 का होता मल्टीपल सिलेक्ट में, तो वो तो अचानक से देख के तो 3 और 4 A और C दोनों डाल देते थे। हाँ तो वो गलती है ना, फिर तो गलत हो जाएगा। सर ऐसे ठीक है, इसको सॉल्व करो। हाँ नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट बताओ, अभी कौन सा रह गया इसमें? हाँ इसमें नेक्स्ट बताओ। 20। तो सर एक क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका अप्रोच बता दीजिए। जी एक मिनट देखते हैं। ओके तो एक तो 13 बोला था, उससे पहले कोई है 13 से पहले? तो 13, अच्छा ये वाला, तो इसमें जो है ये ना, नहीं समझ नहीं आया। व्हाट्सएप में इनपुट भेजा है। अच्छा व्हाट्सएप में आपने भेजा है, एक मिनट। अच्छा ये आपने भेजा हुआ है, ओके ओके ठीक है, ठीक है चलिए। तो ये कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन क्या है, x1 x2 जो है xn रैंडम है फ्रॉम बर्नौली P से,
P 1/4 से 3/4 में है, तो P जो बिलोंग कर रहा है 1/4 टू 3/4। ओके, अब MLE ऑफ P क्या है, बर्नौली P। तो बर्नौली आप ध्यान से देख क्या होता है। सो बर्नौली जब आप लिखते हैं तो ये P की पावर x 1 माइनस P की पावर 1 माइनस x कैन टेक 0 1। सर इसका एमएलई तो जैसे एक्स बार आ गया मतलब। ओके ठीक है, x बार आ गया। हाँ तो वो ऑप्शन कैसा अप्रोच करना है? हाँ, अब देखिए ऑप्शन में आपको पता है कि MLE क्या होता है, पैरामीटर की वो वैल्यू जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो। तो आपका जो MLE वो कहाँ होना चाहिए, इसी इंटरवल में। जी तो अगर इस इंटरवल में है तो x बार आंसर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखिए एक ऑप्शन होगा कि x बार है, अगर आपका x बार इस बीच में है 1/4 से 3/4 में है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर नहीं है इसमें तो क्या होगा, है ना। तो अब आपको सोचना है कि अगर x बार जब इसमें नहीं है तो क्या होगा। तो दो पॉसिबिलिटी है ना कि x बार की वैल्यू अगर 1/4 से कम है, तो जैसे नॉर्मल वाले क्वेश्चन में भी कर रहे थे हम कि x बार की वैल्यू मोर देन 3/4 है, यही पॉसिबिलिटी है। तो x की वैल्यू 0 या 1 है ना, x तो हमारे पास 0 या 1 होगा। तो एवरेज जो भी आएगा वो है ना, x का एवरेज जो भी लेंगे आप क्या होगा वो समहाउ पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब नेगेटिव तो आ नहीं सकता। तो 0 से 1/4 इस तरीके से। और एवरेज लेंगे तो 1 से कम ही आएगा एवरेज ना। ओके, क्या होगा भाई बताओ। तो इसमें क्या है हमारे पास, मैं MLE लिख रहा हूं, तो मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो जैसे मान लीजिए आप, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ऐसे होता क्या है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 आपका P होता है, और x इक्वल टू सॉरी P है ना 1 पे P और 0 पे 1 माइनस P, ये ना। तो अब आप देखिए जब x की वैल्यू x बार जो आपका है वो लेस देन 1/4 है, राइट। So what is the P that will maximize the likelihood? सो 0 पे सॉरी 1 पे। तो लाइक्लीहुड जो एक सैंपल साइज क्या है, जैसे n है ना, तो अगर इसके लिए आप लाइक्लीहुड लिखेंगे तो क्या होगा, L थीटा तो चलो वही आ जाएगा, P की पावर समेशन xi 1 माइनस P की पावर n माइनस समेशन xi। तो वैसे तो आप जैसे फाइंड करते हैं तो वो आ जाता है आपका, ठीक है, वो आ जाता है कि x बार तो x जब 0 है तो ये कब मैक्सिमम होगा, p के किस वैल्यू, जैसे मान लीजिए x अगर 1/4 से कम है, 0 के करीब है अगर, तो 0 के साइड है x बार, अगर मान लो 0 के साइड है तो 1 माइनस p उसका वो वैल्यू होगी ना। तो आंसर क्या होना चाहिए इसमें, क्वेश्चन ये है। आंसर तो सर ये है क्योंकि वो आप बोल रहे थे कि वो एमएलई उस रेंज में फॉल करना चाहिए, तो ए में ही इक्वालिटी है। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये तो ठीक है, ये तो आपको समझ, बाकी तो ऐसे ही, बाकी भी तो ऐसे ही है, लेकिन आपको जैसे वो करना है, जैसे ए और बी ही वैसा है। अब बस आपको ए बी में से एक एलिमिनेट करना है ना, जो ए बी ऑप्शन है उसमें से एक को एलिमिनेट करना है आपको। तो x बार अगर लेस देन 1/4 है तो जो लोएस्ट पॉइंट, देखो MLE इसी में से आएगा, हाँ ये तो पक्का है कि MLE कोई भी आप यहाँ पे आंसर लिखोगे that has to be in the parameter space, MLE जो भी लिखोगे that has to be in the parameter space। अब आपको डिसाइड करना x बार 1/4 से कम है, तो एक्चुअली x बार आउट हो गया ना, तो ये 1/4 पे ही क्या होगा, ये जो 1/4 नंबर है उस पे एक्चुअली MLE मिल, मतलब वो मिल जाएगा कि जो ये लोएस्ट पॉइंट है इसी पॉइंट पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, आपको पूछा जाए कि क्या ये x के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है ये वैल्यू, या आप मैं बोलूं p के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, क्या डिसाइड कर पाएंगे p के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है
ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन है ये पी के रेस्पेक्ट में क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? तो यहाँ पे क्या होगा, ये ठीक है आई थिंक है ना, x लेस देन 1/4 है तो 1/4 ही इसका वो हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। इसको आना तो इसी बीच में होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। एमएलई है ना, उसके भी वो होना चाहिए, तो जो भी मैक्सिमम होगा एक्चुअली वो हो जाएगा, है ना। नहीं लेकिन वो आउट नहीं होना चाहिए ना, कहने का मतलब ये भी है कि यहाँ पे रेंज से बाहर नहीं होने चाहिए, रेंज के अंदर ही होने चाहिए, इन द, तो रेंज के अंदर आना चाहिए एक्चुअली। इसको देखो एक बार आप यहाँ से एक हाथ तो पॉजिटिव है, हाँ मतलब पी के रिस्पेक्ट में पी को इंक्रीज कर देगा, पी डैश उसका वो मतलब लाइक्लीहुड हो रहा है वो बेटर नहीं चाहिए हमारा। अच्छा, इस तरीके से है ना, तो आप कह रहे हो इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो वही बात है ना, ओके है। तो x बार तो बाहर है तो 1/4 पे मैक्सिमम हो जाएगा, और ये एक्चुअली यहाँ भी कहीं ना कहीं वही रिलेशन है ना, जैसे क्या होता है कि वैल्यू 0 पे अगर मैं चेक करूँ x बराबर 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, p तो दे नहीं रखा है, तो x बराबर 0 पे p है ना, और x बराबर 0 पे p है, एंड देन p डिपेंड करता है क्या है ना, तो p हाफ अगर होता दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना, हाफ हाफ, और अगर p लेस देन 1/2 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अगर p की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा है तो ये यहाँ होगी और ये यहाँ होगी, इस तरीके से है। ठीक है, तो अगर इंक्रीजिंग जैसे है तो x बार पे तो मैक्सिमम रहेगा, एक देखो मीन पे मैक्सिमम, जैसे आपने यहाँ देखा कि मीन पे मैक्सिमम है, लेकिन जैसे मीन तो बीच में आएगा ना, जैसे मान लो अभी रफली मैं उस तरह समझाऊं नॉर्मल जैसा, तो x बार पे मैक्सिमम है मीन पे, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो इसका मीन कितना आता है, मीन कितना p आता है ना, मीन तो p ही है ना, वो है, तो p वैल्यूज ठीक है ना, तो एक्चुअली इस तरह से है, तो p जो भी वैल्यू अटेन कर सकता है मैक्सिमम, तो यहाँ पे p x बार तो नहीं सकता तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 से कम ही रहेगा, तो मैक्सिमम 3/4 अटेन कर सकता है यहाँ पे, तो ये रहेगा। इसमें एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, क्लियर हुआ कि नहीं, इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, मतलब समझ में आ गया, आप वो बोल रहे हैं विद इन द रेंज में आना चाहिए। हाँ यस, क्योंकि वो रीच में ही कहीं भी किसी भी क्वेश्चन, अभी मैं जैसे नॉर्मल वाला भी देख रहे थे जहाँ पैरामीटर स्पेस 0 1 2 3 था, तो उसी में से एक होगा, जो दे रखा है उसी में से होगा एक्चुअली, ठीक है। ओके, अभी कोई और कोई क्वेश्चन बचा आप लोगों का, या तो ग्रुप में या हाँ 15, ओके, इस असाइनमेंट में चलिए, तो 15 जो है ये वाला, उसका सर लास्ट पार्ट, ए का लास्ट पार्ट, आल्सो फाइंड एन अनबायस्ड एस्टिमेट। नहीं ये ऑल्सो फाइंड अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, अच्छा, तो एक्चुअली यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर फाइंड द लीस्ट स्क्वायर estimates of alpha and beta and find the unbiased estimator of सिग्मा स्क्वायर का क्या है यहाँ पे, कहाँ यूज किया है, वेरिएंस एप्सिलॉन आई का, है ना, ओके। हालांकि इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन ये पुराने पहले जैम में आता था, अब तो इस तरह क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि है, लेकिन क्या होगा अनबायस्ड एस्टिमेटर सिग्मा स्क्वायर का, कोई बताओ? x
एक्सपेक्टेशन एप्सिलॉन स्क्वायर वो तो सिग्मा स्क्वायर होता है। हाँ, लेकिन आपको उसके टर्म में चाहिए। अगर वो अनबायस्ड एस्टिमेट पूछ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं एक्स आई वाई आई के टर्म में चाहिए होगा ना। ये क्वेश्चन तो इस तरह क्वेश्चन ऐसे बाद में आया नहीं, ये पुराना क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है, तो मुझे डिराइव करना पड़ेगा कि सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होगा। तो एप्सिलॉन आई जो एरर टर्म है, एरर टर्म का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा एक मिनट। सर एस्टिमेशन ऑफ एस स्क्वायर तो क्या क्या एस्टिमेशन ऑफ एस स्क्वायर हाँ एस स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पे वो एक्चुअली वो नहीं होगा। 1/n minus 1 summation of xi minus x bar the square में कर देते कर सकते हैं, लेकिन वो कब होता था जब हमारे पास रैंडम सैंपल है एंड दैट कम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन विथ वेरिएंस, है ना, सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे मतलब कुछ और डिराइव करना पड़ेगा हमें इस तरह से। लेकिन इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन ये है ना। अच्छा, इसका मुझे देखना पड़ेगा अभी ना, इसको चेक करते हैं क्या होगा। लिस्ट स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला था, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट, चलो फॉर्मूला डायरेक्टली आ गया। हाउ टू फाइंड अनबायस्ड सिग्मा स्क्वायर, एक तो ठीक है एप्सिलॉन आई जो है इट्स फाइन, वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन आई सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ना, इसको अगर मैं यहाँ से इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या हम निकाल सकते हैं एप्सिलॉन आई की वैल्यू, अगर आप उससे कैलकुलेट करो। सो वेरिएंस ऑफ वाई आई माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स आई, तो यहाँ अल्फा और बीटा का आपको एस्टिमेटेड वैल्यू यूज कर सकते हो आप। अच्छा, इसका मैं चेक करता हूँ, क्योंकि देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं वो, एक तो पी स्क्वायर का यूएम भी और ये रह गया। नेक्स्ट बताइए आगे। और इसका बी पार्ट वाला है सो बी में क्या है, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, तो कैलकुलेट किया था ना हमने, फॉर्मूला क्या था इसका, तो फॉर्मूला था ना। इसमें दोनों अननोन है ना हाँ तो कोई बात नहीं, तो फॉर्मूला हमने ड्राइव। दोनों अननोन पे टीआर वाला लगेगा। हाँ वो था ना, एक्स बार क्या था, एक्स बार माइनस एस बाई रूट एन टी एन माइनस वन, अल्फा बाई टू जो था, टू इसी का प्लस था, है ना। और किसी को कोई डाउट इसमें बताइए, साइम और कोई डाउट हो तो। सर 20 वाला पार्ट 20 x1 x2 xn, कि इसमें जो एमएलई जो हम निकालेंगे हाँ तो वो तो पूरा वो कांस्टेंट फंक्शन है, तो वो रेंज ले लेगा हाँ xn/2 से x1 तक। हाँ। तो इस पर इसका बायस किस पॉइंट पे होगा, कि बायस के लिए हमको एस्टिमेटर चाहिए। फाइंड द बायस ऑफ द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, एमएलई है ना, एस्टिमेटर एमएलई है, तो एक तो मतलब वो तो पूरा एक रेंज है ना। हाँ, तो एक उसमें कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बना लो उसका, तो वो सारे पॉइंट आ गए। तुम्हारे यहाँ पीडीएफ क्या आता है, 1/2 तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, xn/2 to x1 xn मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस।
एक मिनट, ये थीटा क्या है, लेस देन इक्वल टू ना, तो 2 थीटा मोर देन इक्वल ना, यहाँ था कि 2 थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स आई एंड थीटा लेस देन इक्वल टू एक्स आई। तो यहाँ से 2 थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, थीटा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो थीटा का रेंज यहाँ से आ गया कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से कम होगा एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बाई 2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये रेंज हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें कैसे, कांस्टेंट फंक्शन कहाँ है, ये तो थीटा का फंक्शन है ना, xn बाई 2 टू x1। हाँ अब बताओ, तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करो, एल डैश थीटा क्या आएगा, क्या नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, चेक करो। तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा फिर ये, तो एमएलई मिल तो गया, एमएलई सिंगल पॉइंट है, वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, सॉरी डिक्रीजिंग है ना, तो डिक्रीजिंग है तो दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो जो लोएस्ट पॉइंट है उस पे एमएलई होगा। तो एमएलई आ गया nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2। एक बार चेक कर लीजिए बाकी लोग, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2 एमएलई होना चाहिए, ये होगा, है ना। तो कहाँ पूरा इंटरवल थोड़ी आएगा, पूरा इंटरवल तब आता है जब वो कांस्टेंट यहाँ नहीं बन रहा है। और सर एक और डाउट था, आपने अभी 6 से 7 वाला में कराया था ना रिजल्ट, कि जो एमएलई होता है वो मैक्सिमम ऑब्जर्व कॉमा एक्स बार होता है। हाँ नॉर्मल में, नॉर्मल है केस में, हमेशा नहीं, हाँ नॉर्मल में। अच्छा सिर्फ नॉर्मल है? हाँ वो तो सिर्फ नॉर्मल का ना क्वेश्चन था सिर्फ, हाँ तो सिर्फ नॉर्मल में था वो, ऐसे नहीं हमेशा होगा। ठीक है, तो ये तुम फाइंड कर लो, थीटा कैप हुआ तुम्हारा एमएलई, तो उससे आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए, तो ये तो इजी है ना। ऐसा तीसरा असाइनमेंट गेट वाला भी है ना, तो गेट में भी चेक कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें अगर कोई नहीं है तो गेट वाले असाइनमेंट अगर है तो बताइए। तो सारे डाउट खत्म हो गए आप लोगों के, कोई डाउट नहीं है। तो एक दो क्वेश्चन रह गया, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ है ना, ये जब 3 असाइनमेंट होगा ना हमारे पास, तो ऐसे तो एक तो ये जैम वाला हो गया, असाइनमेंट 2 वो मेथड ऑफ एस्टिमेशन नाम से है, ये एस्टिमेशन है, और ये गेट वाला है अगर आपने सॉल्व किया हो तो इसमें भी जो जो टॉपिक पढ़े हैं उसका हम डिस्कस कर सकते हैं। ये तो इसका आंसर वही है ना। एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है जो उस जैम में नहीं है, उसका फॉर्मूला जो है तो इसमें ना वो जो क्वेश्चन था जिसमें एमएलई पूछ रहा था सिग्मा स्क्वायर का, तो उसमें क्या है कि वो डिराइव करेंगे आगे, तो उसका फॉर्मूला आएगा कि है ना, क्या पूछा था, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, है ना। तो वही बोल रहा था, ये आएगा 1/n-2 समेशन क्या आता है, तो ये आपके पास yi माइनस क्या था, अल्फा कैप माइनस बीटा एक्स आई, जो एरर टर्म था, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, इसका जो फॉर्मूला है स्क्वायर को, है ना। सो ये आएगा आपका अनबायस्ड सिग्मा स्क्वायर, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आई फ्रॉम 1 to n। बाकी डेटा दे रखा है, अल्फा कैप बीटा कैप, ठीक है। जो हमारे पास ये मॉडल था अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई, इसके लिए तो ये आएगा एक्चुअली इस तरह से,
तो ये आइडेंटिटी है ना, इसको डिराइव कर सकते हैं बाद में। देखिए जैम में नहीं है, पहले एक्चुअली क्या है ना, क्योंकि जैम का सिलेबस बढ़ता घटता रहा है, कभी कुछ ऐड कर देता है, कुछ हटा देता है, इस तरह से चेंज होते रहे हैं, तो उसके हिसाब से सिलेबस में कई बार कुछ टॉपिक्स ना, जैसे 2015 के पेपर में आप देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के भी क्वेश्चन आए होंगे, क्योंकि उस साल डिफरेंशियल इक्वेशन था सिलेबस में, उसके बाद फिर हटा दिया, तो वैसा है, उससे पहले भी नहीं था, तो ऐसे कई बार ऐड सब्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो ये अदरवाइज जैसे लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन ही है, और सिंपल लिनियर रिग्रेशन जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया वो है जैम लेवल पे। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा उसका। तो अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर क्या था, एरर टर्म का वेरिएंस था, तो उससे ये आ जाएगा। सर डिस्क्रीट के केस में पाइवट कैसे बनता है? डिस्क्रीट के केस में पाइवट की जरूरत ही नहीं पाई, डिस्क्रीट में ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन बोला है तुम्हें जो निकालना पड़े? क्वेश्चन 10 था, एक 10 था, क्वेश्चन नंबर 10 अभी जो असाइनमेंट हुआ था। इसमें डेट हाँ इसी में 10। हाँ, ये सब तुम्हारे लेवल के नहीं है, ये रिग्रेशन है क्वेश्चन छोड़ दो गेट वाले, क्योंकि जो गेट में रिग्रेशन आते हैं, रिग्रेशन पूरा एक सेमेस्टर का कोर्स है एमएससी में, ठीक है ना। तो जैम में बस उसका है ना 1% भी नहीं है, 1% लगा दो, क्योंकि रिग्रेशन ये सब पूरा एक सेमेस्टर कोर्स है एमएससी में, तो बहुत हाई लेवल का आता है। ये सब रिग्रेशन के मत करना तुम, गेट वाले जो जैम वाले बच्चे हैं, तो रिग्रेशन के क्वेश्चन गेट वाले मत करो, बच जाओगे। तो वो सब तुम बस वो क्वेश्चंस करो जो तुम्हारे सिलेबस के हैं। रिग्रेशन तुम्हारे पास जैम में सिर्फ लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन है और बेसिक जो रिग्रेशन इक्वेशन है ना, y1x और x1y, उतना ही करना है, तो ये सब नहीं करना है तुम्हें जैम वाले लोगों को स्पेशली। तो ये रिग्रेशन है क्वेश्चन है, इसको तुम छोड़ दो, इसमें तुम वो करो जो सिलेबस बोलता हूँ पास में रखो। ये तो हमने उस दिन क्लास में डिस्कस किया था कि जो भी जैम का सिलेबस है उससे देख के करो, जो गेट वाले जो क्वेश्चन कर रहे हो, गेट में कुछ एक्स्ट्रा भी है। एक क्वेश्चन 6 था इसी में। हाँ सर इसमें एक रैंडम वेरिएबल पुट किया हुआ है, इसका नॉर्मल थीटा 1 है, तो मतलब तो फिर इसका सब जैसे थीटा 1 के सब सफिशिएंट निकालेंगे तो समेशन ऑफ एक्स आता है। तो समेशन तो उसको समेशन क्यों आता है, वहां पे सैंपल साइज n होता है, यहाँ सैंपल साइज नहीं है, तो तुम्हारा जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो खुद पीडीएफ ही हो जाएगा। समेशन एक्सआई कब होगा, जब सैंपल हो ना, जब तुम लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हो तो वहां पे प्रोडक्ट ऑफ पीडीएफ्स बनते हैं। यहाँ पे तुम्हें क्यों प्रोडक्ट ऑफ पीडीएफ करना है, एक ही सैंपल साइज है, तो वही खुद अकेला पीडीएफ ही लाइक्लीहुड फंक्शन है, प्रोडक्ट क्यों करेंगे हम। बताओ आगे से क्वेश्चन क्या था। तो इसमें क्वेश्चन हो गया तुम्हारा खत्म। हाँ मुझे लगा तो कोई एक्स को रूल कैसे दिख रहा है। नहीं वो एक से एक सिंगल रैंडम सैंपल साइज है, तो वो सिंगल रैंडम वेरिएबल है ये, तो वही लाइक्लीहुड फंक्शन उसी खुद पीडीएफ के इक्वल है। हाँ इसका मैनिपुलेशन कैसे करें। ये एक्चुअली वो डेल्टा मेथड शायद उसके टाइप का होगा, एक डेल्टा मेथड है ना, वो भी हालांकि जैम में उस पर कोई क्वेश्चन आया नहीं है। हाँ डेल्टा मेथड में तो y का फंक्शन चाहिए होता है ना, तो ये फंक्शन ऑफ yn है ना, तो yn क्या है यहाँ पे, ओके हाँ तो yn है ना फंक्शन ऑफ एक्साइज। यहाँ पे न्यू रैंडम वेरिएबल मतलब कंसीडर कर लिया, एक्साइज स्क्वायर का मीन yn ले लिया एक्चुअली, तो कोई बात नहीं। xn क्या है तुम्हारा IID विथ मीन 0 और xi स्क्वायर 1 है, exi कोई बात नहीं है, तो xi का वेरिएंस 1 है, मतलब xi स्क्वायर को तुम नया नाम अगर दे दो तो यहाँ सैंपल ये yn जो है सैंपल मीन है ना। लेकिन सर उसमें तो मीन 0 तक होता है ना। मीन क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि उसमें होता है कि yn जो होता है नॉर्मल 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, तो रूट n yn माइनस थीटा
जो होता है वो 0 कामा g ऑफ yn होता है 0 कामा g डैश ऑफ yn इनटू सिग्मा स्क्वायर का होता है वहां पर। नहीं, जी ऑफ वाई एन माइनस जी म्यू ये होता है ना, हाँ सॉरी। जी ऑफ वाई एन माइनस जी म्यू अपॉन 1/√n, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल 0 फिर जी डैश थीटा होल स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर उस पॉपुलेशन का वेरिएंस है। तो यहाँ तुम्हारा पॉपुलेशन एक्साई स्क्वायर वाला सैंपल चल रहा है, तो वहाँ जो सिग्मा स्क्वायर तुम यूज करोगे वो ये वाला इसके हिसाब से आएगा। तो वेरिएंस ऑफ इसमें दूसरा वाला तो मैनिपुलेट हो जाएगा, पहले वाले को करने को कोई टाइम कौन सा पहले वाला नहीं समझे? yn प्लस का ना, तो इसको एक ही मान के चलो, क्या दिक्कत है? अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि ओके, तो ये रूट n कहाँ से आएगा? सिंपली फिर मेन 0 नहीं आएगा ना। अब इस पूरे का मीन कितना आएगा? इस पूरे में एक्सपेक्टेशन लगाओ, इस पूरे में इसका एक्सपेक्टेशन कितना आ रहा है इस फंक्शन का? तुम्हारा y1 का एक्सपेक्टेशन 0 हो गया, और yn का जो एक्सपेक्टेशन आएगा वो एक्सपेक्टेशन x1 स्क्वायर के इक्वल आएगा, वो 1 आ जाएगा, है ना। सो 1 आ गया। मतलब ये कह रहे हो कि इसका मीन 0 है ना, yn माइनस 1 का मीन 0 है, क्योंकि yn का मीन एक्चुअली तुम्हारा 1 आएगा। 1 आ रहा है तो हाँ, तो ये इसका मीन 0 हो गया। इसका फिर y1 क्या होगा कि y1 का मीन 1 है तो 0 प्लस 1 होगा। हाँ, y1 का मीन 1 है, तो इसका मीन टोटल 0 प्लस 1 हो गया। ओके, तो इसको मीन 1 सब्ट्रैक्ट करो और रूट n से डिवाइड करो उसके हिसाब से, और फिर उसका हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, फिर n टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे तो कुछ तो बन जाएगा। जैसे मैंने देखो, यूजुअली इसका देख एक मिनट देखो, यहाँ अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या होगा? ये y माइनस 1 बनेगा, हाँ सर तो y माइनस 1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 1 प्लस रूट n बाई इस तरह से उसको उधर भेज दो, उसको सिंप्लीफाई करो। देखो ऐसे गेट में थोड़ा सा ना लेवल ज़्यादा भी है, कुछ क्वेश्चंस में, कुछ में कम भी है ना, तो वो तो चलो कोई नहीं, ट्राई करके सीख लोगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा yn माइनस 1 प्लस रूट n बाई रूट 3 yn माइनस 1, यही है, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ये। अब yn माइनस 1 कॉमन ले लो इसमें, तो yn माइनस 1 इंटू तुम्हारा बचा 1 प्लस रूट n बाई रूट 3, दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 1, यही है ना, देख लो, उसको भेज दो राइट साइड में। अब सिंपल नहीं बन गया, आसान सा बन गया।
सो yn माइनस वन लेस देन इक्वल टू एलसीएम ले लो उसका, तो बन जाएगा √3 अपॉन √3 प्लस √n। ठीक, अब यहाँ पे जो yn माइनस वन है, ठीक है ना, तो yn का खुद मीन वन है, तो इस तुम्हें क्या लग रहा है कहाँ कन्वर्ज करेगा ये? अगर मैं n टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊं तो कहाँ जाएगी ये? या तो डिवाइड कर लो, yn का वेरिएंस कितना आएगा? yn का वेरिएंस मतलब ये yn जो है तुम्हारा एक्चुअली कुछ इस तरह से है, मैं इसको ऐसा बोल दूं, मान लो w बार है, w बार के यहाँ पर wi जो है xi स्क्वायर है, एक्चुअली wi जिसको बोल रहा हूँ मैं, तो जैसे वेरिएंस ऑफ w बार क्या होगा? सिग्मा स्क्वायर बाई n, और ये सिग्मा स्क्वायर किसका वेरिएंस होगा? एक वेरिएंस ऑफ xi स्क्वायर का। ये सिग्मा स्क्वायर क्या है? जो पॉपुलेशन में wi का ले रहा हूँ, w1 w2 है ना, इस तरह समझो कि मेरा पॉपुलेशन w1 w2 एंड wn है ना, ये IID है जो x1 स्क्वायर, w1 इज x1 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ से तुम देखो इसका क्या आएगा, ये मतलब सिग्मा स्क्वायर क्या है? वेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर क्या है? 3 माइनस 1 2 आएगा, चेक करो। वेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर हो जाएगा e ऑफ x1 की पावर 4 माइनस e ऑफ x1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 2। अच्छा, तो इससे सिंप्लीफाई करके देखो कुछ आ रहा है, तो यहाँ से आएगा प्रोबेबिलिटी yn माइनस 1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो यहाँ से आ जाएगा, तो ये तो 2/n हो गया वेरिएंस ऑफ w बार मैंने नाम yn का दिया है, w बार इज जस्ट yn, तो यहाँ से तुम्हारे पास आ गया कितना? √2/√n, तो √n यहाँ लगा दो, ये हो गया। सेम चीज इधर करो तुम, √3 प्लस √n, यही चीज यहाँ करो, √n अपॉन √2, चेक करो सेम चीज है। यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ मैं, तो हमने डिवाइड किया 2/√n से दोनों तरफ, √2/√n से, ठीक है ना। अब लिमिट n टेंस, ये z बन गया, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल हो गया, इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, बताओ क्या आंसर आएगा? इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, यहाँ भी √n है, यहाँ भी √n है, ठीक है ना। तो ये बनेगा 5 ऑफ, यहाँ √n कैंसिल करोगे तो ऊपर कोएफिशिएंट है √3 और यहाँ कोएफिशिएंट है √2, तो ये हो गया, तो ये तुम्हारा आ गया 5 ऑफ दिस, तो c की वैल्यू आ गई √3/2। तो तुमसे पूछ रहा है c स्क्वायर क्या है, तो c स्क्वायर आ गई 3/2 जो कि 1.5, तो ये आंसर है, ठीक है। जैसे अच्छा क्वेश्चन था, पर तुम्हें इसको मैनेज करना था क्योंकि इसका मीन 1 है yn का, तो yn का मीन 1 है, तो मैंने इसके जैसा बना के फिर आसान कर लिया, देख लो, है ना, ठीक है। सेंटर लिमिट थ्योरम का एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे सेंटर लिमिट थ्योरम यूज हुआ, तो ये लिमिट लगाया तो z बन गया और ये √3/2 बन गया, तो हो गया, ओके, ठीक है जी। आई थिंक टाइम एक्स्ट्रा भी हो गया, तो ठीक है, आप लोग एक क्लास और हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जो एस्टिमेशन के 3-4 असाइनमेंट है PYQ के वो कीजिए, और बाकी जो नॉन PYQ ट्राई कर सकते हैं, बाकी किसी भी बुक से किसी भी एग्जाम के पेपर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि है ना नेट का भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, जो इन टॉपिक्स पे है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कल अगर डाउट रहा तो ठीक है, एक क्वेश्चन वो मैं कराऊंगा ज्योमेट्रिक में थीटा स्क्वायर का UMVU कैसे आएगा, और बाकी तो हो ही गया सब कुछ। जो डाउट कुछ कल रह जाएगा, कल 6 to 7 डाउट क्लास होगी, डेली हो रही है तो कल भी होगी, और बाकी जो 9 to 11 में अगर डाउट करके फिर हम लोग टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वो जैम के लास्ट टॉपिक है, तो जैम का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो और ये पूरा सिलेबस गेट में अराउंड 60 मार्क्स का ये है, 60-70 मार्क्स का ये पूरा है, थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा भी है वो तो हम करेंगे ही, बट अराउंड 60 मार्क्स का ये जैम का पूरा सिलेबस है। तो हम अभी PYQ जैम और गेट का भी करेंगे, जो जैम सिलेबस में कॉमन है वो आगे से स्टार्ट होगा, 1 तारीख से पहले कोशिश से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि टेस्टिंग में ज़्यादा 1 सप्ताह लगाऊंगा, एक तक तो हो ही जाएगा कंप्लीट कम से कम ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और फिर हम PYQ करेंगे। चलो, तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।